हेलो एंड व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। माय सेल्फ शमीम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से आप इनको पढ़ सको, याद कर सको। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, हम आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन है आपका टेक्सचुअल बुक का, दैट इज डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। बताइए भाई, कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको पॉइंट्स में लिखा है ताकि आपको याद करने में, पढ़ने में आसानी हो जाए और अच्छे से आप इनको याद कर सको। ठीक है, आपको पूरी हिस्ट्री नहीं लिखनी है, आपको हर एक पॉइंट जो है एक इस तरीके से लिखना है कि उसमें वेट होना चाहिए, उसमें वर्ड्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि लगना चाहिए एग्जामिनर को, नहीं भाई इसने कुछ पढ़ा है, इसने हिस्ट्री को पढ़ा है और इसको पता है। तो रीजंस बताने, सिंपली आपको पूरी दास्तान नहीं लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या था, किंग लुइस 16 वॉज एंजॉइंग लाइफ एंड डिड नॉट वरी अबाउट पुअर पीपल। सबसे पहला रीज़न ये था कि क्यों रेवोल्यूशन आया, क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया फ्रांस के अंदर। जो किंग, वहाँ का बादशाह जो था लुइस 16, वो लाइफ को एंजॉय कर रहा था, अपनी मस्ती में था। ठीक है, लोगों के बारे में कोई फिक्र उसे नहीं थी। समझ आ रहा है आपको? शाबाश। दूसरा पॉइंट, टैक्सेस वर रेज्ड, टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। जब टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे तो जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो तो चुप नहीं बैठने वाली भाई साहब, है ना, उनको तो प्रोटेस्ट करना ही है फिर। तो ये भी एक रीज़न बन गया कि फ्रांस में प्रोटेस्ट होने लगा। तीसरा पॉइंट, रिच पीपल फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट, यानी कि जो रिच पीपल थे, जो अमीर लोग थे, जो पहली और दूसरी एस्टेट वाले थे। आपको पता होगा पहली एस्टेट वाले थे क्लर्जीज एंड दूसरी स्टेट वाले के कौन थे? नोबल्स थे। ये दो एस्टेट थे। और तीसरी एस्टेट में कौन थे? तीसरी एस्टेट में थे वर्कर्स, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स थे। ठीक है, आर्टिजन्स थे। वो तीसरी एस्टेट में जो गरीब तबके के लोग थे। जो पहले तबके के थे, रिच पीपल जो थे, वेर नॉट गिविंग एनी टैक्सेस, वो कोई टैक्स वगैरह नहीं देते थे। द टैक्स वाज ओनली कलेक्टेड फ्रॉम द पुअर क्लास। और टैक्स किन से लिया जाता था? पुअर क्लास, यानी कि थर्ड एस्टेट वालों से लिया जाता था। और इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। तो हुआ क्या, ये पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, अत्याचार होता था। तो इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ओके, ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? चलिए, इसका आखिरी पॉइंट, The middle class was educated, they were against monarchy rule and demanded equal rights for everyone. जो मिडिल क्लास के लोग थे वो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, उन्हें इल्म था सारी चीज़ों का, और वो मोनार्की रूल के अगेंस्ट थे। मोनार्की रूल किसको कहा जाता है? मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हेरिडिटी चलती है, यानी कि बादशाह है, फिर उसका बेटा आएगा, वो बादशाह बनेगा, फिर उसका बेटा बादशाह बनेगा। तो इस तरह जो सिस्टम चलता है उसको मोनार्की कहा जाता है। मोनार्की फॉर्म है गवर्नमेंट की। तो वो इसके अगेंस्ट थे और वो डिमांड करते थे, क्या डिमांड करते थे? इक्वल राइट, सबके लिए सेम लॉज बनने चाहिए थे, और ये इनकी डिमांड थी। सो गाइज, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं। मैं आगे चलता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। दूसरा क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। देखिए, ये 3 क्वेश्चन आपको एक ही साथ पूछे गए हैं, तीनों का छोटा सा जवाब है। कि पहला पार्ट है इसका, पहला क्वेश्चन है कि कौन से ग्रुप्स थे फ्रेंच सोसाइटी के जिनको रेवोल्यूशन से फ़ायदा हुआ। ठीक है, मैं आपको पहले इस वाले पार्ट का आंसर दिखा देता हूँ। ये वाला इसका आंसर है थर्ड एस्टेट ग्रुप्स। थर्ड एस्टेट यानी कि जो तीसरा एस्टेट था ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, कहाँ का? फ्रेंच सोसाइटी का, बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से किसको फ़ायदा हुआ? जो तीसरा ग्रुप था फ्रांस का, यानी थर्ड एस्टेट। ओके, दूसरा इसका पार्ट है विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर, और किन ग्रुप से पावर छीना गया, किन ग्रुप से पावर वापस लिया गया। तो इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, यानी क्लर्जीज और नोबल्स जो थे, उनसे पावर वापस
लिया गया। समझ आ रही है ये बात आपको? शाबाश। तीसरा क्वेश्चन इसी के साथ है, विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवोल्यूशन। कौन सी सोसाइटीज, कौन से ग्रुप ऐसे थे जो नाराज हुए, जो डिसअपॉइंट हुए रिवोल्यूशन से? तो बताइए भाई, वही तो नाराज होंगे ना जिनके पास पावर था और छीन लिया गया। आपको समझ में आ रही है ना बात? शाब। इसका आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवोल्यूशन बिकॉज दे हैड आल्सो कम ऑन द सेम लेवल एज द मिडिल क्लास। जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग थे वो डिसअपॉइंट हुए इस आउटकम से, रिवोल्यूशन के आउटकम से। जब इनकलाब आया, रिवोल्यूशन आया, तो वो इससे डिसअपॉइंट थे। क्यों? क्योंकि वो पावर्स को एंजॉय कर रहे थे, रिच थे, ठीक है, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में थी। अब उनको, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी लेवल में आना था, और उस लेवल में आके वो सारी चीज़ें वो एंजॉय नहीं कर सकते थे जो पहले वो किया करते थे। तो इसलिए जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग थे वो इस चीज़ से नाराज़ थे। समझ आ रहा है आपको? शाबाश। चलिए, अगर वीडियो आप पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम लिखिएगा, अपने स्कूल का नाम लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। और अगर आपको PDF चाहिए हो, पूरे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, लेट्स गो अहेड। तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड द 20th सेंचुरी। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या लेगेसी रही पूरी दुनिया के लोगों के लिए, ठीक है, पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ा, क्या इंस्पायरेशन रही पूरी दुनिया के लोगों के लिए, कब, 19th और 20th सेंचुरी में। इसका आंसर क्या है? इट वाज बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट पीपल नॉट ओनली इन फ्रांस बट इन अदर कंट्रीज आल्सो स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। कहा जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो लोग थे, न सिर्फ फ्रांस के बल्कि बाकी कंट्रीज़ के, बाकी मुल्कों के, उनको अब ये समझ में आने लगा कि इक्वालिटी का मतलब है क्या, इक्वालिटी है क्या चीज़, ठीक है, एकता है क्या चीज़, कानून के सामने सभी का बराबर होना, ये असल में है क्या चीज़। तो ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी, जो फ्रांस और फ्रांस के बाहर के लोग थे उन सबको। दे स्टार्टेड डिमांडिंग देयर राइट्स। इट वाज बिकॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओनली दैट पीपल फेल्ट अ फीलिंग ऑफ लव एंड ऑनर फॉर देयर लैंड, सॉइल, कल्चर एंड नेशन। वो सारे लोग जहाँ जहाँ पे जुल्म हो रहा था, जहाँ जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी या मोनार्की हम कह सकते हैं, ठीक है, वो अपने राइट्स के लिए डिमांड करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है, वो इंस्पायर हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये एक लेगेसी बन जाती है सारे लोगों के लिए। वो लोग अब समझने लगे, उनको समझ में आने लगा कि अपनी मिट्टी से, अपने वतन से, ठीक है, अपने कल्चर, अपने नेशन, अपनी कौम से, अपने मुल्क से प्यार होना, इसके लिए फीलिंग, इसके लिए ऑनर, ये सारी चीज़ें वो अब उनकी समझ में आने लगी और उन्होंने आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। ओके, मैं इसको रेज करता हूँ, जो मैंने लाइंस दी रखी हुई हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ड्रा अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे whose origins could be traced to the French Revolution। कहा जाता है कि आप हमें बताइए, एक लिस्ट बनाइए डेमोक्रेटिक राइट्स का जो हम आज एंजॉय करते हैं, जिनको ऑरिजिन कहाँ से ट्रेस किया जाता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो इसका सिंपल सा आंसर, सम ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स विच वी एंजॉय टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज फॉलोज। यानी कि ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक राइट्स नीचे मैंने लिस्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जो हम आज एंजॉय करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू इक्वालिटी का मतलब कि भाई सारे एक हैं, सारे बराबर हैं। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल सकते हो, आप आवाज़ उठा सकते हो, आपको इसकी आज़ादी है। राइट टू लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। राइट टू वोट, आप अपने पसंद का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हो, वोट डालने का हक है आपको। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम कहते हैं। राइट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई भी बोली, कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप फ्रांस में रह रहे हो तो सिर्फ फ्रेंच बोलोगे, नहीं, आपको इंग्लिश बोलनी है तो बोलो। जैसे हम कश्मीर में रह रहे हैं तो कश्मीरी बोलनी है, बोलो। उर्दू बोलनी है, डोगरी बोलनी है, पहाड़ी बोलनी है, जो भी बोलनी है ना बोलो, आपको इस पर कोई पाबंदी नहीं है। राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, जैसे सेक्युलरिज्म जिसको हम कहते हैं कि आप कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप हिंदुइज्म में आप हिंदू हो तो आप हिंदुइज्म को स्प्रेड कर सकते हो, प्रीच कर सकते हो, या मुस्लिम हो तो इस्लाम को आप टीच कर सकते हो, प्रीच कर सकते हो, अपने इस्लाम को स्प्रेड कर सकते हो। तो ये आपके राइट्स हैं, ये आपके हुकूक हैं जो हम आज एंजॉय करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
Would you agree with the view that the message of universal right was beset with contradictions? X. पूछा जा रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो मैसेज है यूनिवर्सल राइट्स की इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ कंट्राडिक्शंस हैं, आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर में लिखोगे हाँ यस बिल्कुल भाई, इसमें कुछ कंट्राडिक्शंस हैं। The message of universal rights was beset with contradictions because the rights were given only to the males in the society. The French constitution did not give any rights to women. In fact, initially the women were ignored completely. जो मैसेज है यूनिवर्सल राइट्स की, इसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शंस हैं क्योंकि ये जो राइट्स थे ये पहले सिर्फ मेल्स को हुआ करते थे सोसाइटी में, ठीक है, औरतों को ये नहीं हुआ करते थे। और इससे उससे भी पहले अगर हम देखें उन्हीं मेल्स को हुआ करते थे जो सिर्फ टैक्सेस देते थे या जो सिर्फ रिच थे, एजुकेटेड थे, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वोट वुमेन्स को देता ही नहीं था, ठीक है। इनफैक्ट इनिशियली द वुमेन वेर इग्नोर्ड कम्प्लीटली। और सच बात तो यह है कि पहले पहले वुमेन को, औरतों को पूरी तरह से कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता था। ना ही वो ऑफिस में जाने के लिए उनको परमिशन दी जाती थी, ना ही वोट डालने की, ना ही इलेक्शंस इलेक्ट करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन के राइज को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? आंसर, आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग देयर वाज नो किंग नो गवर्निंग बॉडी इन फ्रांस। कहा जाता है कि जब लुइस 16 मरा तो कोई बॉडी नहीं थी, कोई किंग नहीं था, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी फ्रांस के अंदर। The people who were in power had clashes among themselves and as a result the entire system collapsed. This gave Napoleon a chance to rise as a military ruler in France. और वो लोग who were in power, ठीक है, जो पावर में थे, had clashes among themselves, आपस में उन्हें लड़ाई होने लगी, फितने, फसाद, कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स उन्हें आपस में उठे एंड एज ए रिजल्ट द एंटायर सिस्टम कोलैप्स्ड। और इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम फॉल हो गया, क्योंकि बादशाह के मरने के बाद जो भी बाकी मिनिस्टर्स थे वो तितर बितर हो गए, आपस में लड़ने लगे और इसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया। दिस गेव नेपोलियन अ चांस, और इससे नेपोलियन को एक चांस मिल गया राइज होने का और ये एक मिलिट्री रूलर बन गया फ्रांस के अंदर। ओके गाइज, ये थे आपके 6 क्वेश्चंस। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आपने कॉपी भी मेंटेन की होगी। वीडियो कैसी लगती है? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।